molecular basis of inheritance, we have studied about the genetic materials, that is in DNA act as a genetic material. Okay, then the central dogma of molecular biology, in which three main processes are included: replication, transcription, and translation. We completed the replication, we also completed the transcription, and now we have started the third process of a central dogma of molecular biology, that is a translation process. In translation process, we know that what is happening during a translation. The RNA which is formed from the transcription process is now converted into, is now responsible for the formation of a protein. So during the translation process, what is happening? The protein synthesis is carried out. Understood? क्या हो रहा है? Protein is synthesizing. And generally, in this translation process, three steps are involved: initiation, elongation, and termination. पूरी की पूरी जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है फ्रॉम दी एमआरएनए, पूरी प्रोसेस है वो तीन स्टेप में कंप्लीट होगी: इनिशिएशन, elongation, and termination. Okay? In last lecture, we have study about the first process, that is the initiation process. So we have completed the initiation process. In case of initiation process, what has happened? तब क्या हुआ था कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना था. अंडरस्टूड? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है वो कैसे बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड वो एक्टिवेट हुआ था बाय कंबाइनिंग विद द एटीपी as well as enzyme, that is an amino acid transferase enzyme. अंडरस्टूड? फिर क्या हुआ था कि टीआरएनए का चार्जिंग हुई, टीआरएनए इज चार्ज, सो वी कैन से चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. टीआरएनए को चार्ज होने के लिए क्या लगता है कि जब अमीनो एसिड टीआरएनए के साथ बाइंड होता है, ज्वाइन होता है, so this process is known as the charging of a tRNA. Understood? So second process was a charging of a tRNA in initiation. Next process, that is the formation of an initiation complex, जो कि यहाँ पर देखिए at the end of an initiation complex हमारा जो complex है वो कैसा बना है? That is at the end of an initiation process the initiation complex is formed. Understood? यहाँ पर क्या होगा generally, as I said earlier कि यूकेरियोट्स में क्या होता है, एक सीक्वेंस होती है which is known as a G reach region. Understood? In case of a eukaryotes, a G reach region is there, and in case of a prokaryotes, the palindromic sequence is there. Understood? So this sequence is responsible for the we can say identification of an ribosome. Ribosome को एक तो आइडेंटिफाई करेगा, दूसरा क्या करवाएगा कि AUG रीजन होता है यानी स्टार्ट कोडन. अंडरस्टूड? जो स्टार्ट कोडन होता है उसके आगे ही ये सीक्वेंस है वो प्रेजेंट होती है. अंडरस्टूड? उसके जस्ट आगे ये सीक्वेंस है वो प्रेजेंट होगी. सो इन केस ऑफ यूकेरियोट यहाँ पर देखिए G रीच रीजन है, उसके बाद AUG है. ऐसे AUG कितने सारे आएंगे हमारे में, लेकिन कौन सा स्टार्ट कोडन है, कहां से हमें प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करनी है, वो कौन इंडिकेट करता है? दैट इज एन AUG व्हिच इज सिचुएटेड नियर द G रिच रीजन. जो भी AUG है वो G रिच रीजन के साइड में प्रेजेंट है, उसके बाजू में प्रेजेंट है. दिस AUG इज रिस्पांसिबल फॉर द इनिशिएशन कोडन और स्टार्ट कोडन, जहां से हमारे प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी. यानी कि फर्स्ट अमीनो एसिड है वो यहाँ आके बाइंड होगा. तो यहाँ देखिए G रिच रीजन है, उसके आगे क्या है? AUG है यानी स्टार्ट कोडन है. वहां पर हमारा चार्ज RNA है वो आ गया which have an anticodon. mRNA में क्या होता है? कोडन होता है, उसके अपोजिट tRNA में क्या होगा? एंटीकोडन. अंडरस्टूड? वो दोनों टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे. ओके, अब ये जो चार्ज्ड tRNA है उसमें कौन सा अमीनो एसिड आया है? दैट इज मेथियोनिन. सो मेथियोनिन इज कोडेड बाय द AUG. जब हमने जेनेटिक कोड पढ़ा था तब आपको पता है कि कौन सा अमीनो एसिड है व्हिच इज कोडेड बाय द which codon. तो यहाँ पर ये जो कोडन है AUG which is coded for the मेथियोनिन, तो tRNA मेथियोनिन को लेकर आ गया. ओके, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना दिस इज नोन एज इनिशिएशन. यहाँ से इनिशिएशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है. नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज स्टार्टिंग, दैट इज नोन एज द elongation प्रोसेस. अब क्या होगा? elongation की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी. सो दिस हाउ द elongation इज कंप्लीट. हियर
Understood? After formation of an initiation complex, you can see here the first charged tRNA, यानी कि पहला जो ये मिथ्योनिन लेकर के आता है, जो एंटीकोडोन है वो, जैसे स्टार्ट एंटीकोडोन जो है वो लेकर आता है, which is known as फर्स्ट अमाइनो असाइलेटेड tRNA, फर्स्ट अमाइनो असाइलेटेड tRNA जो कि AUG यानी कि स्टार्ट कोडोन के साथ बाइंड हुआ है, on which site of an राइबोसोम, दैट इज इन पी साइट, कौन सी साइट है वो ऑक्यूपाई की है, यहाँ पर देखिए पी साइट, ओके, ई साइट भी फ्री है एंड ए जो साइट है वो भी फ्री है, ओके। तो जब हमने राइबोसोम पढ़ा था, मैंने बोला था कि ए साइट इज नोन एज एन एक्सेप्टर साइट, वो क्या करती है कि टीआरएनए को एक्सेप्ट करती है, चार्ज्ड टीआरएनए जो होता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए रिस्पांसिबल है। तो यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट अमाइनो एसिड कंटेनिंग टीआरएनए जो होता है, व्हिच इज नोन एज अमाइनो असाइलेटेड टीआरएनए और चार्ज्ड टीआरएनए, वो कहां पर आएगा, ए साइट पर आकर के बाइंड होगा, अंडरस्टूड, क्या होगा, ए साइट पर आके बाइंड होगा, और उसके अंदर जो एंटीकोडोन है वो कैसे होंगे, दैट इज opposing to an codon which is present at the next codon on mRNA। तो जो mRNA पर कोडोन है उसके अपोजिट एंटीकोडोन वाला जो tRNA है, ओके। तो यहाँ पर देखिए ए साइट फ्री थी, यहाँ पर ए साइट वो फ्री थी, अंडरस्टूड, और mRNA जो कि ए साइट पर कोडोन है वो भेज रहा है कौन सा, CAU, अंडरस्टूड, ए साइट है उसके नीचे जस्ट कौन सा कोडोन आ रहा है, CAU, यानी कि उसके अपोजिट एंटीकोडोन वाला जो tRNA है वो चार्ज होगा, उसके अपोजिट वाला एंटीकोडोन कौन सा होगा, GUF, ठीक है, CAU GUF दोनों अपोजिट होंगे, सो दिस tRNA गोइंग टू चार्ज, इसका चार्जिंग होगा, यानी कि अमाइनो एसिड इसके साथ बाइंड होगा, CAU इज कोडेड फॉर द हिस्टीडीन, तो कौन सा अमाइनो एसिड ये tRNA के साथ बाइंड होगा, हिस्टीडीन बाइंड होगा। Now this tRNA is known as an amino acylated tRNA, or we can say charged tRNA. This tRNA, charged tRNA will transfer to the A site, कहाँ पर आएगा, A site पर आके बाइंड होगा। यहाँ पर देखिए ये कोडोन और ये जो एंटीकोडोन है, ये वाले क्या है, कोडोन्स, कौन, mRNA, एंटीकोडोन कहाँ पर होते हैं, tRNA, ओके, वो क्या बना देगा, यहाँ पर टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर देखिए अब ए साइड भी फिल हो गई और बी साइड भी ऑलरेडी फिल्ड है, अंडरस्टूड, ओके। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एन अमाइनो acylated tRNA to the A site is carried out by specific factors, अंडरस्टूड। ये जो ए साइट पर हमारा चार्ज्ड tRNA है वो आकर के बैठ जाता है, सिचुएट हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, स्पेसिफिक एलोंगेशन फैक्टर, यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में अलग-अलग एलोंगेशन फैक्टर होगा। यूकेरियोट्स में कौन सा एलोंगेशन फैक्टर है ये काम करवाता है, ट्रांसफर ऑफ एन नेक्स्ट अमाइनो असाइलेटेड tRNA टू द ए साइट, वो कौन करवाएगा, दैट इज एन एलोंगेशन फैक्टर F1 इन केस ऑफ एन यूकेरियोट्स, in case of an prokaryotes the elongation factor Tu and elongation factor TS is responsible for the transferring of an amino acylated tRNA or charged tRNA to the A site, okay, so this step is completed. Now next one, the formation of a peptide bond between the two amino acids, यहाँ पर देखिए दोनों नियर बाय अमाइनो एसिड है, फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड दिस वन इज द नेक्स्ट अमाइनो एसिड, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, देखिए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि क्या करना है यहाँ पे ट्रांसलेशन में प्रोटीन सिंथेसिस करना है, प्रोटीन सिंथेसिस कौन करवाता है, बाय जॉइनिंग ऑफ एन अमाइनो एसिड, तो जॉइनिंग है वो कौन से बॉन्ड की वजह से होती है, बिकॉज़ ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, तो यहाँ पर दो अमाइनो एसिड जॉइन हो गए बाय मींस ऑफ एन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, तो यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट एंड नेक्स्ट अमाइनो एसिड है उसके बीच में क्या हो रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, and this peptide bond is formed because of a specific enzyme which is known as a peptidase transferase enzyme। यहाँ पर देखिए कौन सा एंजाइम है, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, इसका दूसरा नाम है पेप्टिडाइल सिंथेज, ओके, तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज और पेप्टिडाइल सिंथेज enzyme is responsible for the peptide bond formation between the
first and next amino acid which is bounded with an tRNA. अभी किसके साथ बाइंडेड है? tRNA के साथ ऑलरेडी बाइंड है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर देखो पेप्टाइड बॉन्ड है वो फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होने के बाद जो अर्लियर अमीनो एसिड था यानी कि पहले वाला जो अमीनो एसिड था जो कि tRNA के साथ बाइंड था पी साइड पर, अंडरस्टूड? पी साइड पर जो भी अमीनो एसिड tRNA के साथ बाइंडेड था वो बॉन्ड वो टूट जाएगा आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एन पेप्टाइड बॉन्ड। ना पहले पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, उसके बाद ये जो पी साइड पर tRNA है वो अमीनो एसिड के साथ अपना बॉन्ड वो तोड़ देगा। यहाँ पर देखिए ये वाला बॉन्ड वो टूट गया, अब यहाँ पर कोई भी अमीनो एसिड है वो यहाँ पर ज्वाइन नहीं है। अंडरस्टूड? अब देखिए नाउ दिस tRNA where this peptide bond is bounded, understood? ये dipeptide ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना, two amino acid is joined by means of an peptide bond, the structure is known as a dipeptide। ये सब आप 11th में पढ़ चुके हैं कैसे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ये सब। ओके, तो COOH group and NH group of an amino acid, ये अमीनो एसिड फर्स्ट जो अमीनो एसिड होता है उसका COOH ग्रुप होता है, सेकंड नेक्स्ट अमीनो एसिड जो होता है उसका अमीनो ग्रुप होता है, वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करने में। तो आफ्टर ए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन द पी साइड tRNA ब्रेक द बॉन्ड विद एन अमीनो एसिड। यहां पर देखिए अमीनो एसिड के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक कर दिया है। नाउ द A side tRNA is now known as an peptidal tRNA। इसको क्या बोलेंगे? पेप्टिडाइल tRNA। पहले कैसा था? अमीनो असाइलेटेड tRNA, क्योंकि उसके साथ एक अमीनो एसिड जो बाउंड था। अब क्या हो गया? यहाँ पर डाइपेप्टाइड इसके साथ बाइंड है and that's why it is known as a peptidal tRNA which is bounded to an A site। अंडरस्टूड? अब क्या प्रोसेस होगी देखिए, ये जो tRNA है जो कि अभी फर्स्ट tRNA है उसका कोई काम नहीं है। tRNA का काम क्या था कि अमीनो एसिड को लेकर आना और प्रोटीन सिंथेसिस में उसको डाल देना। तो यहाँ पर देखिए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस है वो स्टार्ट हो गई है, इलोंगेट होना स्टार्ट हो गया है। अब ये tRNA फ्री है, इसका कोई भी काम नहीं है। सो द tRNA which is free on the P side, also tRNA which is free on the P side which does not having any amino acid bound to it, कोई भी अमीनो एसिड इसके साथ बाउंडेड नहीं है। नाउ इट विल स्लिप्स ऑन द ई साइड, वो कहां पर स्लिप हो जाएगा? ई साइड पर स्लिप हो जाएगा। देखिए ई साइड पर आ गया ये यूएसी वाला जो tRNA था वो कहां पर आ गया? ई साइड पर, यूएसी। अंडरस्टूड? ई साइड पर आ गया और क्या होगा उसके बाद यहां से निकल जाएगा। देखिए उसके बाद यहां से निकल गया tRNA की, उसकी कोई जरूरत नहीं। साथ साथ में एक साइमल्टेनियसली और भी प्रोसेस होती है व्हिच इज नोन एज अ ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। अंडरस्टूड? जब ये फ्री tRNA पी साइड में से ई साइड पर आता है तब एक दूसरी प्रोसेस भी होती है। यहाँ पर देखिए ये जो कोडोन है AUG, अंडरस्टूड? ये जो mRNA है वो mRNA क्या होगा? थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। अंडरस्टूड? ये जो राइबोसोम है वो थोड़ा सा बैकवर्ड मूव होगा और mRNA थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव होगा। तो ये स्लाइटली रोटेशन जो होता है mRNA में एज वेल एज राइबोसोम में, दिस मूवमेंट इज नोन एज एन ट्रांसलोकेशन। इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन। सो ड्यूरिंग ए ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि mRNA में थोड़ा सा एक कोडोन आगे चला जाता है। एक कोडोन आगे जाने का मतलब क्या होगा कि अभी यहाँ पर क्या है? बिफोर ट्रांसलोकेशन क्या है? AUG है वो P साइड पर है। AUG कहां पर लोकेटेड है? सिचुएटेड है P साइड पर सिचुएटेड है। थोड़ा सा mRNA आगे चला जाएगा और राइबोसोम थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, जिसके कारण क्या होता है कि नेक्स्ट अमीनो एसिड है वो P साइड पर आ जाएगा और AUG है वो E साइड पर आ जाएगा। देखिए AUG कहां पर आ गया? E साइड पर सिचुएट हो गया और उसके जो नेक्स्ट कोडोन है दैट इज CAU वो कहां पर आ गया? अभी P साइड पर। अंडरस्टूड? यहां पर देखिए CAU है वो कहां पर था? A साइड पर था। अंडरस्टूड? तो यहां पर देखिए ये जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है
CAU which is coded for the histidine, और histidine लेकर के कौन आया है tRNA which is known as an amino acylated tRNA, वो नेक्स्ट यहाँ पर आके बाइंड होगा। ओके, तो ये हिस्टीडीन वाला जो अमीनो असाइलेटेड टीआरएनए है वो ए साइट पर बाइंड हुआ था, बाद में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो पेप्टिडाइड टीआरएनए है अंडरस्टूड, वो एमआरएनए स्ट्रिंग होने की वजह से पेप्टिडाइड टीआरएनए है वो कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, पी साइट पर ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि वो खाली हो गई थी। ये वाला जो टीआरएनए है फ्री टीआरएनए ई साइट पर आ जाएगा, ए साइट पर जो टीआरएनए यानी कि पेप्टिडाइड टीआरएनए है वो कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, पी साइट पर ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए अंडरस्टूड। अब ये जो नेक्स्ट कोडॉन है रीजन यहां पर कौन सा हमने दिखाया है, रीजन GUU, ये वाला कोडॉन है वो कहां पर आ जाएगा, ए साइट पर आ जाएगा, बिकॉज़ ऑफ द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ दिस mRNA। यहां पर क्या हो रही है, फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। So because of the forward movement of mRNA, because of the translocation of an mRNA, एक कोडॉन है वो बैकवर्ड मूव होगा। एक कोडॉन देखिए यहाँ पर शिफ्ट हो गया, अंडरस्टूड। AUG है वो अब ई साइड पर आ गया, CAU है वो पी साइड पर आ गया, अब GUU है वो कहां पर आ गया, ए साइड पर आ गया। तो एक कोडॉन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा कि एक कोडॉन है वो आगे चले जाएंगे, अंडरस्टूड। अब क्या हुआ देखिए, ए साइड बिकम एन फ्री, ए साइड फिर से कैसी हो गई, फ्री हो गई जैसे यहाँ पर था, अंडरस्टूड। ए साइड फ्री हो गई, यहाँ जो ई साइड है वहां से फ्री टीआरएनए वो निकल जाएगा। जो पी साइड है इट इज नोन एज एन पेप्टिडाइड साइट, क्योंकि वहीं पर क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस है वो होता है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर देखिए पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस हो रही है ना धीरे धीरे इनोवेशन के बाद। ओके, तो ये जो ई साइट है वो फ्री हो जाएगी आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस टीआरएनए। पी साइट है वहां पर पेप्टिडाइड टीआरएनए बाउंडेड है। अब नेक्स्ट जो अमीनो असाइल टीआरएनए है, अमीनो असाइलेटेड टीआरएनए जो है विच इज नोन एज चार्ज्ड टीआरएनए, वो नेक्स्ट आएगा ऑन द बेसिस ऑफ एन कोडॉन। यहां पर देखिए GUU कोडॉन है और GUU इज कोडेड फॉर द वैलिन। किसको कोड करता है, वैलिन अमीनो एसिड को कोड करता है। तो वैलिन अमीनो एसिड वाला ये जो टीआरएनए है व्हिच इज हैविंग एंटीकोडॉन CAA, CAA इसके आगे लगेंगे ना एंटीकोडॉन, तो ये CAA वाला है तो यहां पे आके जॉइंट हो जाएगा। देखिए CAA वाले यहां पर जॉइंट हो गए, टेंपरेरी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अंडरस्टूड। अब क्या होगा कि ये दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ओके, प्रोसेस है वो कैसी रहेगी, कंटिन्यू ही रहेगी। प्रोसेस कैसे रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। ये वाला वैलिन है, अगले वाला हिस्टीडीन है, दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा बाय मींस ऑफ पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज और पेप्टिडाइल सिंथेज। ओके, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एन पेप्टाइड बॉन्ड ये वाला जो बॉन्ड है वो यहां से टूट जाएगा। Now this tRNA is on the P side becomes a free. It does not having any kind of an amino acid. It will transfer to E side and finally it will go outside the ribosome. Ribosome के बाहर निकल जाएगा। थोड़ी सी mRNA क्या होगा, ट्रांसलोकेट होगा, फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, एक कोडॉन आगे चला जाएगा। तो क्या होगा कि नेक्स्ट कोडॉन है वो फ्री हो जाएगा, A side becomes free and again the next amino acid acylated tRNA or we can say charged tRNA will come on the A side joining with the codon by means of a temporary hydrogen bond। तो इस तरह से प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगी, प्रोसेस जो है वो क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। वन बाय वन अमीनो असाइलेटेड टीआरएनए आते जाएंगे, अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता चला जाएगा और धीरे 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 क्या हो जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। This polypeptide chain is we can say located in the large groove of a large amino acid, understood। जब हमने large subunit of a ribosome, जब हमने राइबोसोम पढ़ा था तब मैंने बोला था कि जो लार्ज सबयूनिट होता है राइबोसोम का वो क्या करता है कि उसके अंदर एक ग्रूव होता है, अंडरस्टूड, एक खांचा होता है जिसके अंदर हमारा पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनती है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस
वो वहां पर सिचुएटेड होती है, क्योंकि वो जो भी एंजाइम्स होते हैं उससे बचा कर रखता है। अंडरस्टूड? सो वी कैन से groove of an ribosome will protect the newly formed polypeptide chain from the enzymatic attack. अंडरस्टूड? उसको एंजाइमेटिक अटैक नहीं होने देता है, यानी कि उसको टूटने नहीं देता है। ये जो राइबोसोम के अंदर जो ग्रूव होता है दैट वन। ओके ओके, नाउ यू कैन सी हियर ड्यूरिंग ए ट्रांसलोकेशन प्रोसेस, जब यहाँ पर ट्रांसलोकेशन यानी कि एमआरएनए थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर मूव हो रहा है, तब यहाँ पर क्या होता है कि कई सारे एनर्जी की जरूरत तो पड़ती है, विच इज प्रोवाइडेड बाय द जीटीपी। कौन प्रोवाइड करता है? जीटीपी। यहाँ पर देखिए जीटीपी इज कन्वर्टेड इनटू जीडीपी। फॉरवर्ड मूवमेंट होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, विच इज गिवन बाय द जीटीपी। दूसरा यहाँ पर इलोंगेशन फैक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। सो यूकेरियोट्स में कौन सा इलोंगेशन फैक्टर यहाँ पर यूज होगा? दैट इज इलोंगेशन फैक्टर 2। पहले कौन सा हुआ था? 1 यूज हुआ था, यहाँ पर इलोंगेशन फैक्टर 2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में एमआरएनए को मूव करवाने के लिए। प्रोकैरियोट्स के अंदर यहाँ पर इलोंगेशन फैक्टर कौन सा लगता है? दैट इज जी फैक्टर। ये आपको याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं जी फैक्टर का इन प्रोकैरियोट्स। अंडरस्टूड? ओके, अब यहाँ पर देखिए कि जब पहला नेक्स्ट टीआर अमाइनो एसिड टीआरएनए आ रहा है, यहाँ पर भी जीटीपी की जरूरत पड़ी है और यहाँ पर भी जीटीपी की जरूरत पड़ी थी। और हमें पता है कि जब हमने इनिशिएशन पढ़ा था तब भी एक एटीपी की जरूरत पड़ी थी, अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए एक एटीपी लगा था। अंडरस्टूड? सो वी कैन से दैट फॉर incorporation of every amino acid 1 ATP and 2 GTP is needed. अंडरस्टूड? पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन जो फॉर्म हो रही है उसमें एक अमाइनो एसिड को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कितने एटीपी चाहिए? एक एटीपी चाहिए एंड 2 जीटीपी चाहिए। अंडरस्टूड? ये बात है वो नोट कर लेना, ध्यान में रखना है। फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एवरी अमाइनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन 1 एटीपी एंड 2 जीटीपी इज नीडेड। अंडरस्टूड? 2 जीटीपी हमने यहाँ पर दिखाया है, एक एटीपी ड्यूरिंग एन इनिशिएशन प्रोसेस यूज हुआ है। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज एन इलोंगेशन प्रोसेस। यहाँ पर देखिए धीरे 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 अमाइनो एसिड आते जा रहे हैं और क्या हो रही है? चेन बन रही है। दिस इज नोन एज एन इलोंगेशन प्रोसेस। अंडरस्टूड? ओके, समझ में आ गया? दैट इज एन इलोंगेशन